हेलो बच्चों, चलो भाई आज हम दोबारा से आप लोगों के बीच आ गए। और कल हमने आपको पार्ट 1 ऑप्टिक्स का एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था। तो आई होप सबने उस वीडियो को देखकर थोड़ा नॉलेज गेन किया होगा और थोड़ा हमारे बारे में भी आपने आइडिया लगाया होगा कि व्हाट टाइप ऑफ टीचर आई एम। ओके, तो अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 में आते हैं। हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कल तो क्लियर कर लिया था, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हमने कल आपको ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताया था, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, जैसे कि आपने ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, इस पर क्या कर दिया आपने, एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कर दी। आई मीन इस ट्रांसपेरेंट ग्लास को आपने क्या कर दिया, एक पॉलिश कर दिया, ठीक है, एक सिल्वर कोटिंग कर दी। सिल्वर कोटिंग के बाद ये वाला जो पार्ट है इससे कोई लाइट पास नहीं हो सकती। इट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अपर पार्ट कहलाएगा। सारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस अपर पार्ट के थ्रू होगा। समझ रहे हो सभी डियर स्टूडेंट्स मेरी बात को? सारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन इस अपर सरफेस, इस अपर पार्ट के थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर कोटिंग की गई है यहाँ से कोई भी लाइट जो है वो पास नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये जो होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जैसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम को बोल देते हैं भाई ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम के तौर पर एग्जाम्पल लिया जाता है ग्लास। उसी टाइप से जो ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं। आई मीन टू से कि ये आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना है ये क्या कहलाएगा, मिरर, राइट। ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है वो कहलाता है ग्लास, ठीक है भाई, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा मिरर। तो अब बात आती है मिरर की। तो मिरर का केस हम स्टडी करते हैं स्फेरिकल मिरर का मतलब, अब मिरर तो आपको क्लियर हो गया भाई सभी बच्चों को। मिरर का मतलब क्या होता है कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब हो गया मिरर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। देखो नाम से क्लियर हो रहा है बिल्कुल आपको ये पॉइंट। स्फेरिकल मिरर मीन्स मिरर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर की फॉर्म में। तो सभी बच्चे स्फीयर ड्रॉ करेंगे। भाई मैंने आपको कल एक बात बताई थी, नोट्स बनाते चलो प्लीज, आप सभी नोट्स बनाते चलो। ऑप्टिक्स का जब एंड होगा एक भी डाउट नहीं रहेगा आपको, एक भी डाउट। और इन केस डाउट रहता है तो आपके पास नोट है, ठीक है, नोट से आप क्लियर करो। फिर भी डाउट रहता है तो उसके लिए हम बैठे हैं, लेकिन नोट्स बनाते चलो, तभी आपको पता लगेगा ना भैया मैंने क्या क्या क्लियर कराया है, ठीक है ना। सभी पॉइंट को बहुत बारीकी से नोट करते चलो, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, फिर भी आप नोट नहीं कर रहे। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है कि मिरर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। देखो ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, राइट, ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसका एक पोर्शन कट कर लेता हूं मैं। इस स्फीयर का एक मैंने ये पोर्शन कट कर लिया, ये पोर्शन कट कर लिया बच्चों। देखो ये वाला है ना, मैं थोड़ा डार्क शेड कर देता हूं इसको, ये वाला, ठीक है, दिख गया होगा सभी बच्चों को बिल्कुल। ये वाला, ये मैंने एक इस स्फीयर का एक पोर्शन कट कर लिया, राइट। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या किया मैंने, इसका ये जो बैक पार्ट है पॉलिश कर दिया। इस पोर्शन का मैंने बैक पार्ट पॉलिश कर दिया, पॉलिश मतलब सिल्वर कोटिंग कर दिया, राइट। इस पर हमने क्या कर दिया, सिल्वर की थिन लेयर डिपॉजिट कर दी। तो ये पार्ट क्या किसका काम करेगा, दिस पार्ट एक्ट एज ए मिरर। बात समझ में आ रही है सबको? भाई ये मिरर का काम करेगा, क्योंकि वन पार्ट क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा लाइट का, इस तरफ से होगा, इसके फ्रंट पोर्शन से होगा, ठीक है, इसके फ्रंट पार्ट से होगा, क्योंकि बैक पार्ट पर तो पॉलिश कर दिया। समझ में आ रही है भाई सब बच्चों को ये बात? बैक पार्ट को तो पॉलिश कर दिया, तो इसके फ्रंट पार्ट से होगा अब रिफ्लेक्शन, राइट। तो फ्रंट पार्ट से रिफ्लेक्शन होना है, तो भाई ये आपका एक मिरर हो गया। लेकिन ये कौन सी टाइप का मिरर है, अब हम देखेंगे कि ये जो कंप्लीट स्फीयर है, ये जो कंप्लीट स्फीयर है इसका सेंटर यहाँ है ना, मैंने आइडिया से दिखाया। इस कंप्लीट स्फीयर का सेंटर केंद्र बिंदु तो यही हो गया भाई, इस स्फीयर का केंद्र बिंदु, इस स्फीयर का केंद्र बिंदु
ये है। और आप देखिए जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला जो फ्रंट में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इस सेंटर के सामने है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको मिरर की फॉर्म में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इन केस ऑफ मिरर, जब हम मिरर की बात करते हैं तो ये जो स्फीयर का नॉर्मल सेंटर है, इसको क्या नाम दिया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, विच इज द सेंटर ऑफ कंप्लीट स्फीयर, राइट। तो इसका जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होनी है, वो वाला सरफेस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने है ना। क्योंकि बैक पार्ट पे तो पोलिस है भाई, बैक पार्ट पे तो पोलिस है, सभी समझ रहे हो मेरी बात को? बैक पार्ट तो पोलिस है, बैक पार्ट से तो कोई लाइट का रिफ्लेक्शन होना नहीं, तो कहां से होना है? फ्रंट से, इस वाले पोर्शन से, लेफ्ट साइड से, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। तो इस टाइप का मिरर क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है। बोलो भाई, बात सबको समझ में आ गई? कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर आपका एक ऐसी टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। और ये जो हमने जो ये पोर्शन कट किया था, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का खुद का जो सेंटर है, इस पोर्शन का भी तो सेंटर होगा भाई। तो इस पोर्शन का सेंटर हमने ये कंसिडर कर लिया, ये वाला पॉइंट जहां पर मैं देखो, ये वाला जहां पर मैं मार्कर को अगेन ये वाला पार्ट है ना, ये पी कोई पॉइंट नहीं है, पी स्टैंड्स फॉर पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर का मतलब है कि ये जो मिरर है इसका स्वयं का पोल, इस मिरर का स्वयं का पोल, इस मिरर का स्वयं का सेंटर, इस मिरर का स्वयं का सेंटर क्या कहलाता है भाई? पोल। और कंप्लीट स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात सबको? अब जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन का जो सेंटर है उसको बोलते हैं पोल, राइट। अब भाई साइन कन्वेंशन आते हैं कि आपको डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है। अगर मैं इस स्फीयर के रेडियस की बात करूं, अगर मैं मैथमेटिकली इस स्फीयर के रेडियस की बात करूं, तो मेरा रेडियस यही तो है भाई, इस स्फीयर का रेडियस यही तो है, सेंटर से इस बिंदु P तक का डिस्टेंस है ना। सभी बच्चे समझ रहे हैं, सबको पता है भाई रेडियस के बारे में। इस स्फीयर का रेडियस यही तो है कि इसके स्फीयर के सेंटर से इस केंद्र, इस बिंदु P तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इज द रेडियस, ये रेडियस ही तो है भाई इस स्फीयर का, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अब देखो बात क्या आई, यहां तक सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ हैं? सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ हैं यहां तक? ठीक है। तो अब देखिए, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जो मेजरमेंट है वो देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि C से P तक का डिस्टेंस R है ना, C से P तक का डिस्टेंस R है, या ऐसे दिखाया जा सकता है P से C तक का डिस्टेंस R है। ये तो दो तरीके से डिनोट किया जा सकता है ना, कि भाई C से P भी भाई R ही है, और P से C ले तो भी R ही है, राइट। लेकिन इनमें से कोई एक तरीका ठीक है रिप्रेजेंट करने का, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का, इनमें से कोई एक वे सही है, या तो CP सही है या PC है। तो उसके लिए साइन कन्वेंशन की नीड होती है हमें। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? हमारे पास न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होते हैं, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सारे कहाँ से मेजर होंगे? फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर मतलब पोल से डिस्टेंस मेजर होंगे, पोल से, राइट। पोल की तरफ नहीं होंगे। अगर डिस्टेंस में बोलता हूँ पोल की तरफ होंगे तो वो होगा C से P, तो ये बात ठीक हो गई कि पोल की तरफ होंगे, मतलब C से P, पोल की तरफ। लेकिन हमने बताया ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम द पोल, पोल से मतलब P से C, पोल से
सी तक का डिस्टेंस आर, मतलब ये वाली रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट है। ठीक है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन है सही, पी से सी। अब देखो नॉर्मली लिख देते हो आप, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के नोट्स में भी देखा है मैंने कि सी पी इक्वल्स टू आर लिख रखा है। ठीक है, हमने कहा भाई सी पी इक्वल्स टू आर नहीं होता, पी सी इक्वल्स टू आर है। उसने क्या किया स्टूडेंट ने, पी सी इक्वल्स टू आर लिख दिया। मतलब ये है उसको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता कि सी पी क्यों नहीं आया और पी सी क्यों बताया भाई टीचर ने, पी सी क्यों आया। उसने क्या किया, सी पी को कट करके पी सी लिख दिया। ना तो उसको इस चीज़ के पीछे रीजन पता था, ना उसने पूछना जरूरी समझा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिए और आपको भी इस पॉइंट का पता होना चाहिए। ये जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन आपको किसी का फ्यूचर में किसी और को बताने के लिए आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई, सी पी डिस्टेंस क्यों नहीं कंसिडर किया, पी सी क्यों किया, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कायदे कानून है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो होते हैं वो कायदे कानून क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पी, पी स्टैंड फॉर पोल, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाएंगे। ठीक है भाई, तो पी से सी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। बोलो सबको समझ में आ गई ये बात, सबको समझ में आ गई, बहुत वेरी गुड। भाई ये अभी हमने बताया आपको कि भाई ये आपका एक हमने स्फीयर ड्रॉ कर दिया, राइट। कॉनकेव मिरर के बारे में सबको पता लग गया होगा। ठीक है, सबको पता लग गया कॉनकेव मिरर के बारे में। आप साथ साथ नोट्स बना लेते चलिए प्यारे बच्चों, जिसको कोई भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके कमेंट बॉक्स के डाउट रीड करके आपको यहाँ पर क्लियर करा देंगे, डोंट वरी। ये हमारे पास एक स्फीयर है। अब मैंने क्या किया, इसका एक हाफ पोर्शन, अभी मैं यही कर रहा था पहले भी कॉनकेव मिरर के केस में, अब मैंने अगेन एक हाफ पोर्शन ये इसका कट किया यहाँ से, ये हाफ पोर्शन हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात, ये हाफ पोर्शन हो गया। लेकिन पहले क्या किया था मैंने इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, मैंने इसका बैक पार्ट पॉलिश किया था। ठीक है, बैक पार्ट पे हमने सिल्वर कोटिंग की थी। अब की बार क्या किया मैंने, इसके फ्रंट पार्ट पर सिल्वर कोटिंग कर दी। ठीक है, देख पा रहे हैं सभी लोग, ये फ्रंट पार्ट पर सिल्वर कोटिंग कर दी। फ्रंट पार्ट पर सिल्वर कोटिंग का मीनिंग क्या हुआ कि इसका अब की बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये वाला हो गया, राइट। अब की बार बैक पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, उसमें फ्रंट पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस था कॉनकेव मिरर में। ठीक है, बैक पार्ट हो गया इस बार। और सेंटर कहाँ है इसका कंप्लीट स्फीयर का, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, लेकिन अब की बार सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इधर है, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक साइड में है ना। पहले क्या था, अगर आपने नोट कर रखा है तो आप ध्यान से कंपैरिजन कीजिए दोनों डायग्राम का। कॉनकेव मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रंट में था, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रंट में था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फ्रंट में था, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर केस था उसमें। लेकिन अब की बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो बैक में है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में है ना। मतलब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ रहे हैं सभी, मैं यही इसीलिए बोल रहा हूँ कि साथ साथ आप नोट करते चलेंगे तो आप कंपेरिजन करेंगे दोनों डायग्राम, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या है, इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब की बार फार अवे है ना। लास्ट टाइम तो इसके सामने था, अब की बार देखो इसके बिहाइंड है, राइट। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर सेकंड टाइप का स्फेरिकल मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल सी, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, कुछ याद नहीं करना, कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम से क्लियर हो रहा है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज far away from the center of curvature, is far away, right, is far away। क्लियर होगी बात। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है इस बार, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका जो ये पोर्शन हमने कट किया था ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, सबको पता लग गई ये बात। तो इसका ये पोल जो है, इसका खुद का सेंटर क्या है, इस मिरर पोर्शन, ये जो पोर्शन है इस मिरर का सेंटर क्या है, पोल। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस ये वाला, ये इस स्फीयर की रेडियस ही तो हो गई, इस स्फीयर की रेडियस ही हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, पी से सी लिखेंगे। अभी मैंने बताया ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, मतलब पोल से मेजर किया जाएगा, पी सी इक्वल्स टू आर हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आर हो गया। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई ये बात भाई, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया।
ठीक है। अब तीसरी टाइप का जो मिरर आता है, अभी देखो इनके बारे में काफ़ी कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे हम। इनमें अभी आपके पास पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, अपर्चर है। ये काफ़ी वन बाय वन हम इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर बताया, सबको क्लियर हो गया बच्चों को। दूसरा हमने कॉन्वेक्स मिरर बताया प्यारे बच्चों, ये भी क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तीसरी टाइप का मिरर होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसे होता है, प्लेन मिरर ऐसे होगा जिसका फ्लैट सरफेस की तरह, ये कर्व इस सरफेस में था ना। जो आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव देखा वो कर्व टाइप था, है ना, स्फेरिकल टाइप में था ना, कर्व टाइप में। स्फीयर से हमने एक पोर्शन को कट करके बनाया था, मतलब कर्व लाइक दिस, है ना, ऐसे था कर्व टाइप में। लेकिन ये क्या है, फ्लैट, फ्लैट मतलब प्लेन, प्लेन हो गया। इसका एक पार्ट पे क्या कर दिया हमने, सिल्वर कोटिंग कर दी, मिरर का काम करेगा अब ये, है ना। इस पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश बना दी, पॉलिश कर दी सरफेस पर, मिरर का काम करेगा। लेकिन ये अब की बार क्या है, बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है बिल्कुल, है ना, स्ट्रेट है। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, राइट। लेकिन इसके केस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। प्लेन मिरर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। प्लेन मिरर के केस में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, जिनमें स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अभी भाई वो क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी मैं प्लेन मिरर के बिहाफ पे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत प्यारे प्यारे, वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। अभी आप इसको नोट कीजिए 5 सेकंड। क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए अब नेक्स्ट देखिए। प्लेन मिरर के केस में आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आपका एक ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ठीक है। एक पार्ट हमने पॉलिश कर दिया तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो गया, है ना, ये वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बैक पार्ट तो पॉलिश है इसका। और एक प्लेन मिरर ये है आपके पास, ये पार्ट पॉलिश हो गया तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो गया, राइट। सभी समझ रहे हैं बहुत अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों प्लेन मिरर जो है, इनके बीच में एंगल थीटा है। बोथ प्लेन मिरर आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, राइट। अब हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज कीजिए हमने यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये क्या है आपका, ये दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए प्यारे बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जस्ट पॉइंट इन साइज, राइट, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन टू प्लेन मिरर, these are two plane mirrors incline at an angle theta, then how much number of images are formed, how much number of images are formed, इस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी अगर ये एंगल थीटा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस का प्यारे बच्चों देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें 2 ऑप्शन ठीक लगते हैं बच्चों को। जिनको अच्छी नॉलेज होती है बच्चे, वो भी कई बार इनके क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं। तो उन ऑप्शन का ही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कैसे आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। इसके 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, है ना। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितनी होती है भाई, 360। एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं नंबर ऑफ इमेजेस को, कोई दिक्कत नहीं है। एन इज द नंबर ऑफ इमेजेस, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये नंबर ऑफ इमेजेस हो गई। 360 अपॉन थीटा माइनस 1, एंगल थीटा है, राइट, इस पर गौर कीजिए, एंगल थीटा है। अब ये देखिए आप अब ये क्या लिखना है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, व्हेन 360 अपॉन थीटा इज एन इवन इंटीजर, राइट। 360 अपॉन थीटा इज एन इवन इंटीजर।
इवन इंटीजर का मतलब है कि ये वैल्यू आपकी 2 की टेबल में आए, ये जो सोल्व होके आएगी 2 की टेबल में। इवन इंटीजर आप समझते हैं बच्चों, 2 की टेबल में आएगी इवन इंटीजर वैल्यू। तो ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ठीक है, 60 डिग्री है, मैं इवन इंटीजर का मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, 360/60, एंगल थीटा 60 डिग्री है, राइट। तो इसको मैं कट करूँगा तो ये डिक्लाइन होने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 6। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? बहुत बढ़िया भाई, 6 आ गई। तो ये इवन इंटीजर आ गया, 360/θ जो है, 360/θ की वैल्यू इवन इंटीजर आ गई, तो -1 कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इमेजेस आ गई 5, नंबर ऑफ इमेजेस। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी 2 प्लेन मिरर के द्वारा, जो कि एंगल 60 डिग्री से इंक्लाइन किए हुए हैं, दोनों प्लेन मिरर के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है इसकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 5 बनेगी। फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गई भाई बात। सेकंड पॉइंट, अगर ये 360/θ, अगर ये 360/θ ओड इंटीजर हुआ, अगर ये 360/θ ओड इंटीजर हुआ, तो इस केस में 2 फॉर्मूले अप्लाई होंगे। n = 360/θ -1, सेम फॉर्मूला है बच्चे, गौर करें सभी डियर स्टूडेंट्स, सभी गौर कीजिए, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लिखा है 360/θ -1। और दूसरा फॉर्मूला मैं लिखता हूँ ये n1 मतलब ये फर्स्ट फॉर्मूला है, n2 = ये सेकंड फॉर्मूला है 360/θ। इवन इंटीजर के केस में किसी को कोई डाउट नहीं है, इवन इंटीजर के केस में यू हैव टू सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला। जब वैल्यू इवन आती है, आपकी n की वैल्यू इवन फॉर्म में आती है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला सिंपली डायरेक्टली। लेकिन ओड इंटीजर के केस में आप 360/θ -1 भी अप्लाई करेंगे, 360/θ ये भी अप्लाई करेंगे। लेकिन कब, आपको क्या पता ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है। तो आप देखिए 360/θ -1 आपको कब यूज करना है, जब आपको ये बोला जाए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली। सभी स्टूडेंट्स इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से नोट कीजिए और बिल्कुल कान खोलकर सुनिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली पुटअप किया गया है इन बिटवीन 2 प्लेन मिरर, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला 360/θ -1। और सिमेट्रिकल के मतलब क्या है, सिमेट्रिकली का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन सच ए वे दैट इट इज फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस, दैट इट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ द मिरर। दोनों मिरर से ये इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, ये इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये मान लीजिए इस मिरर, मैं मिरर को नाम दे देता हूँ, राइट, ठीक है भाई, ये मिरर M1 हो गया, ये मिरर M2 हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली पुटअप किया गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये मिरर M1 से अगर x डिस्टेंस पर है, तो ये मिरर M2 से भी x डिस्टेंस पर होगा। अगर ये मिरर M1 से x डिस्टेंस पर है, तो ये मिरर M2 से भी x डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली। फर्स्ट ये एक बात हुई। दूसरी बात में हम ये कह सकते हैं कि जैसे इस एंगल का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। जैसे ये कंप्लीट एंगल थीटा है, तो ये जो एक लाइन आई है ये बाइसेक्टर कहलाएगी इस एंगल थीटा का। ये एंगल θ/2, ये एंगल θ/2। समझ में आ रही है बात सबको, है ना। कंप्लीट एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा का ये बाइसेक्टर कहलाएगी ये लाइन, क्योंकि ये दोनों इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, θ/2 एंड θ/2। और ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल थीटा वाली लाइन पर लाई करता है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस बाइसेक्टर ऑफ थीटा लाइन पर लाई करता है, तो हम यही कहेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकल इन बिटवीन 2 प्लेन मिरर। बात समझ में आ गई सभी प्यारे बच्चों को
कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली का दो मीनिंग बताया। आप ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। आपकी बुक्स में ये पॉइंट आपको रेयर ही मिल पाएंगे। आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको रट्टाफिकेशन या आपको ऐसे सिलेबस कराने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ वो बेसिक्स ही क्लियर करा रहा हूँ जिन बेसिक्स को लेकर आपको फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फील होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए बच्चों। 360/θ-1 ये ओड इंटीजर, 360/θ अगर ओड इंटीजर है तो उस केस में दो फॉर्मूले लगेंगे। 360/θ-1 ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपको ये स्टेटमेंट में बोला जाए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जितना प्लेन मिरर M1 से दूरी पर होगा उतना ही ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर M2 से दूरी पर होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का मिरर M1 और M2 से डिस्टेंस इक्वल होगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में बताता हूँ। दूसरे शब्दों में क्या है इस बात का मीनिंग कि ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा की ये बाइसेक्टर लाइन है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस एंगल थीटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इस बाइसेक्टर लाइन पर अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई करता है, कहीं भी अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट इस बाइसेक्टर लाइन पर लाई करता है तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली केस हो गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली केस हो गया। बोलो, सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी ये बात? बहुत प्यारे। तो ये हो गया, इस केस में आपको ये लगाना है। लेकिन ये कब लगाना है? जब ये ओड इंटीजर आएगा, राइट। ओड इंटीजर का मतलब क्या हो गया? ओड इंटीजर का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए एंगल मैं लेता हूँ, एंगल मैंने 72 डिग्री ले लिया, 72 डिग्री ले लिया। ठीक है भाई, एंगल दोनों प्लेन मिरर के बीच में 72 डिग्री है। इट मीन्स मैंने थीटा की वैल्यू क्या ली है? 72 डिग्री। तो मैं वैल्यू पुट करूँगा 360/θ, थीटा 72। जब मैं इसको डिक्लाइन करता हूँ तो इट विल कम 5 आ गया। 5 तो ओड इंटीजर है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये ओड इंटीजर है। ठीक है, तो इस केस में -1 करेंगे 4। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली। ध्यान दीजिए बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली तो उस केस में यू विल सब्ट्रैक्ट -1। आप -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस एसिमेट्रिकली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस नॉन सिमेट्रिकली, नॉन सिमेट्रिकली केस इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, मैंने जहाँ मार्कर पुटअप किया है वो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर M1 से अगर x1 डिस्टेंस पर है और M2 से x2 डिस्टेंस पर है, तो सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है डायग्राम से कि x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 इक्वल नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर M1 से अलग दूरी पर है और ऑब्जेक्ट मिरर M2 से अलग दूरी पर है ना। ऑब्जेक्ट इज नॉट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ द मिरर, दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, एसिमेट्रिकल केस हो गया। और जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, दिस ऑब्जेक्ट डोंट लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ये जो बाइसेक्टर है इस पर ये ऑब्जेक्ट लाई नहीं करता। दिस ऑब्जेक्ट डोंट लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल थीटा। इस पॉइंट, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ लाई कर रहा है? आपका ऑब्जेक्ट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ लाई कर रहा है, ऐसे है ना, इस पर लाइन कर रहा है। और इस केस में ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। ये जो कंप्लीट थीटा है, अगर मैं इसको θ1 कहूँ इस वाले को और इस वाले को θ2 कहूँ तो आप देखिए एंगल भी इक्वल नहीं है। मतलब ये आपका इक्वल पार्टीशन वाली लाइन नहीं है ना, एंगल को इक्वली डिवाइड नहीं कर रही। बाइसेक्टर क्या था? एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा था, सिमेट्रिकल केस था। अब की बार ये जो बाइसेक्टर है एंगल को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, एसिमेट्रिकल केस हो गया। एसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस x1 distance from mirror M1 and same object is placed x2 distance from mirror M2 and M1 is not equal to, x1 is not equal to x2। एसिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल केस हो गया। उस केस में आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? एंगल वही कंसीडर कर रहा हूँ 72 डिग्री, 72 डिग्री एंगल कंसीडर किया तो आपके पास आ गया 5, बस
अब आप -1 करने की भूल ना करें, क्योंकि ऑप्शन में 4 भी होगा, -1 करके 4 आता है, वो भी ऑप्शन में मेंशन होगा, 5 भी होगा। समझ में आ गई बात? मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया था कि 2 ऑप्शन आपको सेम नजर आएंगे, आपको ऐसा लगता है कि 360/θ -1 ही है इसका फॉर्मूला, और उसके अकॉर्डिंग 5 - 1 4 आ रहा है। नहीं, आपको केस कंसिडर करना है कि क्या गिवन है, वेदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली और इट इज प्लेस एसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली में नंबर ऑफ इमेजेस एंगल 72 डिग्री है तो 4 आएगी, एसिमेट्रिकली में नंबर ऑफ इमेजेस सेम एंगल 72 डिग्री पर 5 आएगी। ठीक है, अगर 4 भी ऑप्शन हुआ 5 भी ऑप्शन हुआ, जाहिर सी बात आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 4 कब होगा? सिमेट्रिकल के केस में। 5 कब होगा? एसिमेट्रिकल के केस में। तो बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ मिरर आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये देखो, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक था, ये हमने अपनी तरफ से अच्छे से क्लियर कर दिया, लेकिन हमने अभी बेस्ट एफर्ट पुटअप नहीं किया। डोंट वरी, बेस्ट एफर्ट पुटअप करना तो बाकी है अभी। ठीक है, आपने जितना भी ये सीखा है आप इसको अपना अच्छे से रिवाइज कीजिए, हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाएंगे, वहाँ पुटअप होगा बेस्ट एफर्ट। अभी तो हमने एनर्जी वेस्ट ही नहीं की, अभी तो हम आपको एज ए बिगनर समझा रहे हैं। समझ में आ रही है सब बच्चों को बात? तो यहाँ तक भाई, आप एक बार किसी बच्चे का स्किप हो रहा है तो एक बार नोट कर लीजिए, 5 सेकेंड दे रहा हूँ। ओके फाइन, सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। ठीक है भाई, कल हम इसके रिफ्लेक्शन के बेसिस के बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, बड़े अच्छे अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोगों के सामने पेश करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, आप इन फंडामेंटल्स के बेसिस पे उन क्वेश्चन का जवाब देने में कैपेबल होंगे। ठीक है, कल हम रिफ्लेक्शन का थोड़ा बहुत रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करके फिर हम रिफ्रैक्शन पर आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना है, हम आपसे विदा लेते हैं। ओके।